तो अब सबसे पहले आपको अंबेडकर और संविधान को लेकर दो लड़कों का यूपी प्लान क्या है, कैसा नजर आ रहा है, वो दिखाते हैं। पहले तो कांग्रेस की तैयारियों की बात कर लेते हैं। गृह मंत्री के अंबेडकर पर दिए बयान पर घेराव का कांग्रेस का प्लान है। इसके तहत देखिए क्या होगा। देश के हर जिले में सम्मान यात्रा निकाली जाएगी और बीजेपी के खिलाफ अंबेडकर विरोधी नैरेटिव सेट करने की इसके माध्यम से कोशिश होगी, जो कि कांग्रेस करती भी नजर आ रही है। यूपी पर कांग्रेस का आप जानते हैं खास ध्यान है इस वक्त, और खास करके इनमें दलित वोट बैंक को एकजुट करने पर कांग्रेस फोकस कर रही है, ताकि 2027 का जो चुनाव है उससे जोड़ के अगर देखें तो 27 का चुनाव, उसमें मजबूत दावेदारी पेश की जा सके। दिल्ली के लिए यूपी जरूरी है और इस लिहाज से यूपी में मजबूत उपस्थिति दर्ज करवाना अनिवार्य है, और यह कांग्रेस जानती है। यूपी में पार्टी जितनी मजबूत स्थिति में होगी, अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में सीटों की बार्गेनिंग उतनी आसान होगी, और इस लिहाज से कांग्रेस दलित मुस्लिम यानी कि अपने डीएम प्रयोग पर उत्तर प्रदेश में काम कर रही है। अब आपको समाजवादी पार्टी का प्लान भी हम जल्दी से दिखा देते हैं। ये तो बात हुई कांग्रेस की। सपा का प्लान देखिए। यूपी के घर घर जाकर पीडीए पर्चा बांटने की तैयारी है, और पीडीए पर्चा इसके माध्यम से क्या करेंगे, गृह मंत्री के बयान को पीडीए विरोधी बताने की कोशिश होगी। जो पीडीए समाज के लोग हैं उनको जागरूक करने की कोशिश की जाएगी। बीजेपी के खिलाफ पीडीए विरोधी इमेज बनाने का प्रयास होगा, जितना मजबूत किया जा सके उसे उतना प्रयास होगा। दलित वोट बैंक में बिखराव का फायदा उठाने का यह सीधा सीधा प्लान है। खासकर जाटव वोट बैंक पर अखिलेश यादव की नजर है, जो अभी भी मायावती के साथ तो है, लेकिन बसपा की कमजोर होने की स्थिति में विकल्प की तलाश में भी है। और इसके माध्यम से देखिए संविधान के बहाने पिछड़ा और अल्पसंख्यकों को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश है। यह अखिलेश यादव का पीडीए प्लान है, आप जानते हैं, जिसमें यूपी की 90% आबादी आती है, और इसको देखते हुए फोकस में फिलहाल दलित और मुस्लिम वोट बैंक ही दिखाई देता है। 2024 यूपी में पॉलिटिकल पार्टियों के लिए इम्तिहान का साल रहा। पहले लोकसभा चुनाव की लड़ाई और फिर यूपी के 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, और इन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के साथ ही बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई। लेकिन विपक्ष संविधान के बहाने अपने पीडीए वोट बैंक को मजबूत करने में जुटा है। उधर अखिलेश के पीडीए के ब्रांड एम्बेसडर और दलित चेहरा माने जाने वाले अवधेश प्रसाद ने साफ कहा है कि गृह मंत्री ने संविधान के रचयिता का अपमान किया। देश का दलित समाज इस बात से आहत है और उन्हें माफी मांगनी चाहिए। हमारे गृह मंत्री जी को देश के सामने अपनी बात वापस लें, अपनी विचारधारा को स्पष्ट करें। मैं समझता हूं कि ये उनका बड़प्पन होगा कि बाबा साहब अपमान जो किया है वो अपमान से लोग आहत हैं, इसलिए उनको पूरी तरह से खेदजनक भाषा में अपनी बात रखना चाहिए। उधर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। साफ कहा कि ये दिशाहीन लोग हैं और जनता इनका सच जान चुकी है। इनके पास रचनात्मक कोई विषय उठाने के लिए नहीं होते हैं। यह ऐसे विषय उठाते हैं जिससे सदन का महत्वपूर्ण समय बर्बाद हो जाए। कांग्रेस का भविष्य अंधकारमय है, समाजवादी पार्टी डूबता हुआ जहाज है, और जिस रास्ते पे यह लोग चल रहे हैं, आने वाले समय में कांग्रेस मुक्त भारत होगा और समाप्तवादी पार्टी सपा बनेगी। दरअसल यूपी की सियासत में दलित वो वोट बैंक है जिसके बिना किसी की सरकार ना तो बन सकती है और ना ही चल सकती। वहीं पिछले 10 सालों में दलित वोट बैंक की भूमिका में इतना बदलाव आ गया कि तमाम सियासी दलों को इसके लिए अपनी अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ रहा। किसी जमाने में एक मुश्त और एक तरफ पड़ने वाला ये वोट बैंक समय के साथ कैसे बिखर गया, इसके पीछे की कहानी को जानना और समझना जरूरी। उत्तर प्रदेश की सियासत में 40% से ज्यादा की ताकत रखता है पिछड़ा वर्ग, और इस 40% वोट बैंक में करीब 21% की गिनती दलित वोटर्स की है। 2007 तक दलित वोटर मायावती के साथ मजबूती के साथ खड़ा था। यूपी की सियासत में 2012 से दलित वोट बैंक में टूट की कहानी शुरू हुई, और 2014 में बीजेपी ने सूबे के बहुत बड़े दलित वोट बैंक पर कब्जा जमा लिया। लेकिन 2024 में एक बार फिर यह वोट बैंक बीजेपी से छिटक कर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन की तरफ रुख कर गया। हालांकि अंबेडकर के सहारे 2027 में किला फतेह करने का सपना देख रहे दोनों लड़कों के बीच अब मायावती ने भी अमित शाह को घेरा है। उनके बयान को बाबा साहब के साथ साथ पूरे दलित समाज के अपमान से जोड़ दिया है। बाबा साहब की गरिमा व अस्तित्व को काफी ठेस पहुंची है। इससे एक प्रकार से उनका अपमान हुआ है।
जिससे अब पूरे देश में इनके अनुयायियों में जबरदस्त गुस्सा व आक्रोश व्याप्त है और ये इनके कहे गए शब्द इनको जल्दी ही वापस ले लेने चाहिए तथा इसके लिए इनको पश्चाताप भी जरूर करना चाहिए, तो ये बेहतर होगा। यूपी की सियासत में धर्म की राजनीति का पुराना इतिहास रहा है। सभी दल अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से इसका इस्तेमाल वक्त वक्त पर करते हैं। बीजेपी जहां अपने हार्डकोर हिंदुत्व के सहारे यूपी की सत्ता में हैट्रिक लगाने का सपना देख रही, तो वहीं अखिलेश 2024 लोकसभा चुनाव वाला कमाल अपने पीडीए के सहारे करना चाहते हैं। अयोध्या में राम मंदिर का फैसला नहीं आता, अयोध्या में राम मंदिर नहीं बन पाता, क्या अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन पाता है? क्या अयोध्या की इतनी बेहतरीन कनेक्टिविटी हो पाती है? क्या आम जनमानस खुश है, लेकिन देश के संविधान का वास्तव में गला घोंट करके संविधान में चोरी से सेकुलर शब्द डालने वाले लोग अपने घर में शोक मना रहे हैं। हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने वाले तत्व इस देश को शांति से रखना ही नहीं चाहते हैं। उन्हें कानून की कोई परवाह नहीं है। मैं इस मौके पर धन्यवाद देना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट का कम से कम वो फैसला आया है जहां कुछ दिनों के लिए ये पाबंदी लगाई गई। फिर राहुल और अखिलेश दोनों पीडीए वोट बैंक को मजबूत करने में लगे। गाहे बगाहे उनके हक और हुकूक की बात करते हैं। साथ ही सत्ता पक्ष के खिलाफ नैरेटिव सेट करने में लगे हैं कि सत्ता पक्ष पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के हक को मारना चाहती। साथ ही जातीय जनगणना की बात कर अपने इस वोट बैंक को एकजुट करने में लगे। पॉलिटिकल इक्वालिटी जो थी वो खत्म हो गई है। हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस कैप्चर कर लिए गए हैं। सोशल इक्वालिटी नहीं रही, फाइनेंशियल इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं रही। इसीलिए हमारा अगला कदम जाति जनगणना होगा। हम देश को दिखाना चाहते हैं कि आपने किन लोगों का और कहां कहां अंगूठा काटा है। अगर आप करा सकते हैं तो आप कराइए। नहीं अध्यक्ष महोदय, जब कभी भी हम लोगों को मौका मिलेगा तो जाति जनगणना कराने का काम हम लोग करेंगे। 2027 के विधानसभा चुनाव में मुकाबला भले ही सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन के बीच होना हो, लेकिन इस चुनावी लड़ाई में हर सियासी दल अपने अपने वोट बैंक को मजबूत करना चाहता है। समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों ही पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। हाल के ही चुनाव पर अगर नजर डालें तो मुस्लिम वोट बैंक बड़ी मजबूती से कांग्रेस के साथ खड़ा नजर आया, लेकिन दलित मतों में बिखराव देखने को मिला। अब 2027 को लेकर के भारतीय जनता पार्टी, सपा और कांग्रेस तीनों ही इस वोट बैंक को अपने अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश कर रही हैं, लेकिन किसकी कोशिश कितना कामयाब होगी ये आने वाला समय ही तय करेगा।